दोस्तों तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो हाइट ऑफ पैरापेट वॉल शुड बी। हाइट ऑफ पैरापेट वॉल हम कितना रख सकते हैं। देखिए कम से कम हाइट ऑफ पैरापेट वॉल जो हमारा 1 मीटर होना चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता इस 50 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। सो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है आज का, थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी दैट मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। ये भी आपको याद रखना है कि डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, तो डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। थिकनेस कितना रखना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर से 1 इंची तक हम डीपीसी का थिकनेस रख सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर, इसको अगर एमएम में बोले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 25 एमएम। ठीक है, ऐसे 25 से 40 एमएम तक हम रखते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, थिकनेस ऑफ डीपीसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना हमारा होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा 3.15 मीटर, या इसको यूँ कह ले 3150 एमएम। ठीक है, एमएम में भी आपको याद है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहाँ पे एमएम में चलता है, बट अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पे फीट चलता है। तो ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाइट ऑफ विंडो। विंडो का हाइट मिनिमम कितना रखना चाहिए, तो वो हो गया 2.1 मीटर, या इसको यूँ कह लें 2100 एमएम, यानी कि 2100 एमएम रहेगा हमारा हाइट ऑफ विंडो। और हाइट ऑफ जो बिल्डिंग रहेगा यानी कि स्लैब टू स्लैब हाइट, वो 3.15 मीटर जनरली रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन पे दोस्तों, जो कि हमको आशा करता हूँ कि सबको पता होगा। क्या है हमारा, 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा 0.0347 मीटर क्यूब एक बैग वॉल्यूम होता है, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम, या इसको 1 फीट भी बोल सकते हैं। राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों 6 नंबर, वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि एक बैग सीमेंट का वेट आपको पता होगा कितना होता है, 50 kg। राइट, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। अब देखिए दोस्तों, ये वैरी करता है हमेशा अलग अलग जगहों के लिए कि किस पर्पज़ से आप बना रहे हैं। तो ये जनरली 100 से 150 के बीच में एमएम के रखते हैं हम लोग। गांव में देखिएगा इसको कम से कम 5 इंची या 6 इंची रखता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे 125 एमएम हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग आएगा, तो ये 28.8 बैग्स के अप्रॉक्स आता है। ये निकालेंगे कैसे, तो 1 मीटर क्यूब में आप उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा। वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 1440 kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। तो उससे आप अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको बैग निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। लिंटर का थिकनेस कितना रखेंगे। लिंटर का थिकनेस भी हम लोग 15 सेंटीमीटर मिनिमम रखते हैं। 15 सेंटीमीटर दैट मीन्स 150 mm लिंटर का थिकनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद लिंटर इज प्रोवाइडेड एट, लिंटर हम कितना ऊपर प्रोवाइड करेंगे, तो 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वाल। अगर ब्रिक वाल है तो 2.4 मीटर पे हम रखेंगे ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड लेवल से। ठीक है, ये हो गया 2400। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार, ये बार होगा BARR। एक मिनट दोस्तों, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन स्लैब। जैसे कि आपको पता भी होगा कि कम से कम कितना mm यूज करते हैं डाया स्लैब के अंदर, कम से कम 8 mm का हम यूज़ करते हैं स्लैब में। लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम, ये थोड़ा गलत लिखा है दोस्तों, ये बार हो जाएगा, मिनिमम डाया ऑफ बार। कॉलम में कितना मिनिमम रखेंगे, 12 mm। ये देखिए, इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है कि स्लैब में, बीम में, कॉलम में कहाँ पे
हम मिनिमम डाया कितना रखेंगे और मैक्सिमम डाया कितना रखेंगे, ये एज पर IS कोड आपको याद रखना है। तो स्लैब की बात करेंगे तो मिनिमम 8 mm रखते हैं, और कॉलम की बात करेंगे तो 12 mm से कम डाया का यूज़ हम नहीं करेंगे कॉलम में। उसके बाद आते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार, डोएल्स बार में भी 12 mm, उससे कम हम नहीं रखेंगे। अब देखिए मैक्सिमम डाया की बात करेंगे स्लैब में तो कितना, तो ये होता है 1/8 थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी कि अगर आपने थिकनेस ऑफ स्लैब मान लीजिए कि 150 रखा तो मैक्सिमम हम डाया कितना रख सकते हैं। मिनिमम तो हमको पता है कि 8 mm से कम तो नहीं रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना था, अगर 150 आपने स्लैब का थिकनेस रखा तो उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार हो जाएगा स्लैब के केस में, ठीक है। उसके बाद आता है चेयर स्पेसिंग। चेयर जैसे कि आपको पता ही है कि बॉटम रिइंफोर्समेंट और टॉप रिइंफोर्समेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि टॉप रिइंफोर्समेंट जो है हमारा बॉटम से टच ना हो, तो उसको स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए चेयर का प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका जो स्पेसिंग है मिनिमम हम 1 मीटर रखते हैं, यानी कि 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। 1 मीटर हमको रखना ही रखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डायमेंशनल टॉलरेंस ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है कि क्यूब का डायमेंशनल टॉलरेंस कितना हम लोग ले सकते हैं। टॉलरेंस मतलब कि कितना हम वैरी होने दे सकते हैं उसके डायमेंशन में। तो ये ±2 mm, यानी कि क्यूब जो हमारा होता है, क्यूब का साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। यानी कि इसको 150 mm गुने 150 mm गुने 150 mm कह सकते हैं। तो उसमें या तो +2 mm हो जाए, यानी कि 152 से हम mm से ज़्यादा नहीं होने दे सकते। उसके बाद 148 यानी कि -2 mm, 148 से कम भी हम नहीं होने दे सकते। तो ये हमारा डायमेंशनल टॉलरेंस कहलाता है। तो +-2 mm से हम +-2 mm से वैरी नहीं होने दे सकते। तो ये हमारा हो गया क्यूब का डायमेंशनल टॉलरेंस, ठीक है। पढ़ते हैं 17 नंबर, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम 15% ऑफ ड्राई वेट, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये तो बच्चों को याद होता है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। लेकिन ये किसका होता है, OPC का, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर 600 मिनट, राइट। तो ये हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कभी भी आप साइट पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो DPR और DPR का फुल फॉर्म पूछ देता है और DLR का पूछ देता है। तो DLR का डेली लेबर रिपोर्ट होता है, डेली लेबर रिपोर्ट, ये आप लिख सकते हैं। तो ये तो आप कम से कम याद रहता है, बट DPR जब पूछता है तो इसमें लोग बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पे गलती क्या होगा आपसे कि यहाँ पे डिटेल्ड आपको याद नहीं रहा कि आप यहाँ भी डेली याद रखते हैं, जिससे कि इंटरव्यूअर आपको समझ जाता है कि बच्चा रट के आया है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है वो डेली नहीं दिया जाएगा, वो डेली जो चीज़ दिया जाता है वो लेबर रिपोर्ट होता है, ठीक है, कि कितना आदमी साइट पे आया काम करने के लिए, कितना नहीं आया बोल के। लेकिन डिटेल जो रिपोर्ट होता है वो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट डिटेल्ड आता है, वो सब दिन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोलता है कि यूनिट वेट, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर का यूनिट वेट अलग अलग होता है दोस्तों। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर वॉल्यूम में कितना वेट है। अब जैसे कि अब आते हैं RCC पे। RCC का 25 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यों होता है इसका यूनिट वेट।
मतलब कि अगर 1 मीटर क्यूब हमारा आरसीसी है तो उसका जो वेट होगा 25,000 न्यूटन के आसपास उसका वेट होगा। बट अगर बात करें पीसीसी की तो वो 24 किलो न्यूटन होता है या 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। उसी तरह से अगर स्टील की बात किया जाए तो स्टील की बात करेंगे तो 7,850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में अगर हम स्टील को रखते हैं तो उसका जो वेट होगा 7,850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रटना तो आसान होता है, बट हम आपको कोशिश करवाएंगे कि आप समझें चीज़ों को, क्योंकि अगर चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है और हमेशा याद भी रहता है। तो इसलिए आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि चीज़ों को समझें, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद रखना ही होता है, जिसका कोई ना ट्रिक्स होता है ना समझना आसान होता है, तो इसलिए जो फार्मूला बेस्ड होता है उसको आप रट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा 22 है क्या, कि 1 गैलन में कितना लीटर आता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको, ये जो वैल्यू है आपको याद ही रखना है, 3.78 लीटर इज इक्वल टू 1 गैलन। अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बार। मिनिमम नंबर ऑफ ये बार है, मिनिमम नंबर ऑफ बार। अब देखिए, स्क्वायर कॉलम अगर कहीं भी हम अगर प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम हम 4 बार प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। आप गाँव घर में देखते भी होंगे कि अक्सर रेक्टेंगुलर कॉलम दिया जाता है या स्क्वायर कॉलम दिया जाता है, तो वहाँ पे मिनिमम 4 नंबर हम बार प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करें सर्कुलर कॉलम की, सर्कुलर कॉलम की बात करें तो मिनिमम हम बार 6 प्रोवाइड करेंगे, उससे कम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। बार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। जैसा कि ये हर एक सिविल इंजीनियर को पता ही होता है, बट फिर भी आपको अगर नहीं पता है तो ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड साइज की जब भी बात करेगा तो 19 × 9 × 9 यानी कि 190 mm × 90 mm × 90 mm इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। बट बात करें मॉड्यूलर साइज की, अगर मॉड्यूलर साइज की बात करें, मॉड्यूलर साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 × 10 × 10, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है, मॉड्यूलर साइज में हमारा मोटार का थिकनेस ऐड हो जाता है, तो मोटार का थिकनेस ऐड करके ये 10 mm मोटार का थिकनेस ऐड करके 20 10 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। अब बात करेंगे कि 1 यार्ड में कितना फीट होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होता है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको समझ में सारा क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि अगर आप कभी भी स्टील खरीदने जाते हैं तो इस चीज़ का हमेशा याद रखिए कि उसका वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेट कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला होता था दोस्तों, d²/162, ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, d²/162 kg पर मीटर। दैट मीन्स कि अगर 1 मीटर अगर आपने स्टील काटा और उसको तौलिएगा तो उसका जो वज़न होगा, वेट होगा, वो d², यानी कि अगर मान लीजिए आपने 10 mm का सरिया खरीदा तो 10 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाई 162 करेंगे, जितना आएगा उतना उसका वेट होगा। तो d²/162 से हम डिवाइड करके आप स्टील का वेट निकाल सकते हैं। ये पर मीटर फार्मूला होता है, kg पर मीटर, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये 26 है, ठीक है। उसके बाद अगर फीट में बात करें दोस्तों तो ये d²/533 kg पर फीट, यानी कि 1 फीट में d²/533 kg हमारा स्टील का वेट होगा। ये 533 कैसे आया, 162 कैसे आया, इस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है। आपने अभी तक नहीं देखा या नहीं सीखा और जानना चाहते हैं कि ये कैसे आता है, तो वो आप जाके डेफिनेटली उस वीडियो को देख के नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। ये भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बताया है और ये जनरली याद रखने वाला चीज़ है कि स्टेयरकेस का स्लोप हमको कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो स्टेयरकेस का स्लोप प्रोवाइड दोस्तों 25 डिग्री से 40 डिग्री तक आपको स्टेयरकेस का स्लोप रखना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम ये 40 डिग्री हो गया, उससे अगर ज़्यादा रखेंगे तो स्टेयर पे चढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो ये हमारा 28 है। नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं 50 क्वेश्चन टारगेट लेके चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही आपका क्वेश्चन करवा दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 150 इंटू 150 में होता है ये, या इसको यूँ कह लें कि 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर क्यूब का साइज होता है। ये VBI हम इसको लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। QC लैब में अगर आप QC के रूप में आप काम करते हैं कहीं भी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंक्रीट टेस्टिंग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ कंक्रीट। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंक्रीट क्यूब इज फिल्ड इन। कंक्रीट क्यूब को हम कितने लेयर में फिल कर सकते हैं? ये दोनों क्वेश्चन को भी आप VBI कर लीजिए। कंक्रीट क्यूब 3 लेयर में बनाता है और स्लम्प कोन ये डिफरेंट है। इन दिनों में लोग कंफ्यूज करते हैं। कंक्रीट क्यूब क्या है? जब भी कंक्रीट बनाया जाता है, कंक्रीट टेस्टिंग के लिए क्यूब भरते हैं हम लोग सबसे पहले। तो कंक्रीट क्यूब जब हम भरेंगे 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर में क्यूब में, तो वहाँ पे हम 3 लेयर में कंक्रीट को भरते हैं और उसको टेम्परिंग करते हैं। बट जब बात करें स्लम्प टेस्ट की, ये वर्केबिलिटी टेस्ट होता है। तो वर्केबिलिटी जब हम टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे 4 लेयर में भरते हैं और एक 16 mm का जो हमारा टेम्परिंग रॉड होता है, उस रॉड से 25 नंबर ऑफ ब्लोज टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज टेम्परिंग करते हैं। तो वो चीज़ हम कब करते हैं दोस्तों? वो करते हैं वर्केबिलिटी टेस्ट में। बट क्यूब टेस्ट करेंगे तो 3 लेयर में पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। VBI है, पूछ लिया जाता है अक्सर स्टूडेंट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपको भी सीमेंट टेस्टिंग के वीडियो में हमने बता रखा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले से कवर करके रखा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। 3 मंथ से ज़्यादा अगर किसी भी सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया है तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इस पर भी डिटेल वीडियो है, आप जाके देखिए कि 1 मंथ में कितना घटता है, 2 मंथ में कितना स्ट्रेंथ घटता है, 3 मंथ में कितना घटता है। बट 3 मंथ से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको आप लीजिए ही नहीं। क्यों? इसलिए जब भी सीमेंट खरीदने जाइए तो इस चीज़ को आपको हमेशा देखना ही देखना है कि कब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वाल। अब शियर वाल का मिनिमम थिकनेस कितना रखेंगे? तो 150 mm इसका मिनिमम थिकनेस हम रखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम थिकनेस, अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम में कंफ्यूज मत होइएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक चीज़ के लिए। आप चाहे किसी भी चीज़ की बात कीजिए, तो मिनिमम यहाँ पे 150 है और मैक्सिमम हमारा 400 mm है। तो मिनिमम थिकनेस 150 mm रखेंगे शियर वाल का, और मैक्सिमम थिकनेस रखेंगे हम 400 mm, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट, कंक्रीट टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील। अभी ये क्या कहना चाह रहा है कि जब अगर मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, एक मिनट दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम जब भी करते हैं कंक्रीट का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम क्या करते हैं? क्यूब टेस्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 15x15x15 का क्यूब भरा जाता है, राइट। तो वहाँ पे हम क्यूब टेस्ट करते हैं। बट अगर टेंसाइल टेस्ट करने बोल दिया जाए तो उस समय हम कौन सा उपकरण का यूज करेंगे? तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, UTM इसको शॉर्ट में बोला जाता है। और आपको पूछ लिया जाएगा इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म ये हो सकता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है टेंसाइल टेस्ट को करने के लिए, ठीक है, स्टील का टेंसाइल टेस्ट करने के लिए, राइट। अब बात करेंगे कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम। अब जैसे कोई आपने कॉलम बनाया तो उस कॉलम में कितना मिनिमम हम स्टील प्रोवाइड करेंगे? तो मिनिमम के लिए हम प्रोवाइड करेंगे 0.08% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि टोटल जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉलम का, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के 0.08% हम स्टील उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। बट मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे? तो मैक्सिमम हम 6% प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। 6% मैक्सिमम ग्रॉस एरिया का, टोटल ग्रॉस एरिया का 6% मैक्सिमम, और मिनिमम हमारा हो गया, मिनिमम हो गया हमारा 0.08%, राइट। तो ये हमारा था
ठीक है दोस्तों, 35 ये नंबरिंग थोड़ा गलत है, शायद ये 36 या 7 हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे का जो हमारा पॉइंट है नॉमिनल कवर को लेके है। नॉमिनल कवर दैट मीन्स कि किसी भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितना हम लोग कवर रखेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको साइट पे हमेशा इस कवर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हमारा फुटिंग, फुटिंग के अंदर हम कितना कवर रखेंगे, 50 mm। जब भी आप कोई भी फुटिंग बनाते हैं, राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं, तो 50 mm कवर मिनिमम आपको रखना ही रखना है। कॉलम के केस की बात करें तो कॉलम के केस में हमको 40 mm रखना होता है, स्लैब में 20 mm रखना होता है, बीम में 25 mm रखना होता है। ये सारा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी पूछ लिया जाता है। साइड पे ऐसे भी पूछ लेगा कि स्लैब में कितना कवर रखेंगे, तो 20 mm, कॉलम में कितना रखेंगे 40 mm, फाउंडेशन में कितना 50 mm। ठीक है, ये 3 तो आपको रखना ही रखना है, बीम में 25 mm रखना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। लिल्टन में भी हम अक्सर 20 mm या 25 mm यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कवर को लेके पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैपिंग इज़ नॉट अलाउड। अब देखिए, आपको जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कहाँ पे हम लैपिंग यूज करेंगे, कहाँ पे वेल्डिंग यूज़ करेंगे, और कहाँ पे कपलिंग यूज़ करेंगे, कपलिंग। ठीक है, तो ये तीनों कार्य एक ही करता है। क्या कार्य करता है कि कोई भी हमारा रिइंफोर्समेंट है कॉलम में अगर आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो अगला फ्लोर पे जाने के लिए, काहे कि रिइंफोर्समेंट का तो हमारा साइज़ 12 मीटर ही रहेगा, तो अगर उससे भी ज़्यादा आपको हाइट पे जाना है तो क्या कर सकते हैं, मतलब कि रिइंफोर्समेंट के हाइट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो लैपिंग आप कर सकते हैं, या वेल्डिंग कर सकते हैं, या कपलिंग कर सकते हैं। कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा बेहतर होता है, और कौन सा कब करना चाहिए, इसके लिए आपको वो वीडियो जाके देखना चाहिए, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दूँगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लैपिंग कितने mm तक, यानी कि सरिया आप यूज़ कर रहे हैं तो कितने mm तक सरिया का के बाद आपको लैपिंग करना चाहिए। अगर 36 mm तक आपने सरिया का यूज किया तो लैपिंग इज ओके, बट 36 mm से ज़्यादा अगर आप जा रहे हैं 36 mm से, तो आपको वेल्डिंग प्रीफर करना चाहिए। उस केस में क्या होगा, वेल्डिंग आपका बेहतर ऑप्शन हो जाता है। सो लैपिंग इज़ नॉट अलाउड इन बार ऑफ डायमीटर 36 mm और मोर, यानी कि 36 mm में भी आपको लैपिंग नहीं करके वेल्डिंग ही करें तो बेहतर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टीरअप, नंबर ऑफ स्टीरअप बीम में कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, क्लियर स्पान, जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए क्लियर स्पान मतलब क्या, क्लियर स्पान मतलब कि दो कॉलम के जो बीच का हमारा, एक मिनट दोस्तों, दो कॉलम के जो हमारा बीच का, ये देखिए डिस्टेंस जो है, ये हमारा क्लियर स्पान हो गया। तो क्लियर स्पान डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और प्लस में 1 कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आरसीसी इज अफेक्टेड बाय वाटर बिकॉज ऑफ कोरोजन ऑफ रिइंफोर्समेंट बार। देखिए, ये आपको भली भांति पता है कि कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसको हमको वाटर से बचाना चाहिए, या इसको यूँ कह लें कि अगर आपने कहीं भी स्टील का काम करवा रखा है या सरिया रखे हैं, तो आप ऐसा बोला जाता है कि उसको बाहर में नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें वाटर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वाटर से होता क्या है कि उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो यही बात इस लाइन में बोला जा रहा है। बट पीसीसी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, पीसीसी वाटर से इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा था एक पॉइंट जिसको आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, पीसीसी और आरसीसी में आपको कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्या है। देखिए, आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, पीसीसी दैट मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट, राइट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट फैला दिया जाता है, कोई भी आरसीसी इसमें नहीं दिया जाता है। आरसीसी दैट मीन्स स्टील नहीं दिया जाता है, बट आरसीसी का मतलब रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट प्लस स्टील। ठीक है, तो ये दोनों के जो मेल से बनता है उसको हम लोग
RCC बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इतना जो है आपको भली भांति समझ में आया होगा। और अप्रॉक्स हमने 50 क्वेश्चंस कर दिए हैं। और इसी तरह से अगर सीरीज़ को हमको आगे बढ़ाना है या आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं तो बस ओनली आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको अगर अच्छा लगता है, नॉलेज आता है, तो बस आप एक लाइक कीजिए, या वो भी नहीं कर सकता, आप बस कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बस इसी आस के साथ वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।